बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 7th आज आपका जो है टॉपिक जो है सबक हम पढ़ने लगे हैं, सबक नंबर 4 नज़्म व ज़ब्त। ठीक है, इसके आप लोगों ने मुश्किल अल्फाज के मायने भी लिखने हैं और जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं, वो भी आप लोगों ने हाईलाइट करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसका सबक का पढ़ने का मकसद तो पहले तो ये है कि हमें नज़्म व ज़ब्त के बारे में मालूम होना चाहिए। नज़्म व ज़ब्त कहते किसे हैं? नज़्म व ज़ब्त कायदे और कानून की पाबंदी को कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग करने लगेंगे। नज़्म व ज़ब्त दो लफ्ज़ों नज़म और ज़ब्त का मजमूआ है। ये दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। ये कौन सी ज़बान के लफ्ज़ हैं? अरबी के। नज़म के मायने है लड़ी में पिरोना और तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मायने है रुकावट। इसका मतलब ये हुआ कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। यानी किसी काम को तरीके से करना जो है वो नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। ज़ाती मफादात कहते हैं फ़ायदे को, और ख्वाहिशात को रोक कर अपनी सलाहियतों को किसी आला नस्बुलैन की खातिर मुनज़्ज़म करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। नस्बुलैन कहते हैं मकसद को। हम ये भी कह सकते हैं कि नज़्म व ज़ब्त हुस्न तरतीब का दूसरा नाम है। जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं उनकी ज़िंदगी उसूल और ज़वाबित के मुताबिक गुजरती है। यानी जो लोग अपना काम तरीके से लेकर चलते हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी असूलों के मुताबिक गुजरती है। उनके हर काम में एक सलीका और तरतीब नज़र आती है। सलीका कहते हैं शऊर को। इसके बरक्स वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त से आरी होते हैं, यानी जो नज़्म व ज़ब्त का ख्याल नहीं रखते, उनकी ज़िंदगी में किसी कायदे या कानून की पाबंदी नज़र नहीं आती। ऐसे लोगों की ज़िंदगी बेसलीका और बेतरतीब गुजरती है। ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त को अपना शियार बनाते हैं, शियार कहते हैं तरीका, यानी जो तरीक़ेकार अपनाते हैं, उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरती है। जबकि नज़्म व ज़ब्त की परवाह ना करने वालों की ज़िंदगी बेसुकूनी और इंतशार का नमूना पेश करती है। बेसुकूनी, सुकून ना होना, और इंतशार जो है उसका मतलब होता है बिखर जाना। ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने काम की मनसूबाबंदी करते हैं। मनसूबाबंदी करना यानी तदबीर करना, उसको तरीके से करना, और वक्त को बेहतरीन अंदाज में सर्व करते हैं। सर्व का मतलब होता है इस्तेमाल करना। नज़्म व ज़ब्त के बगैर ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कामयाबी की दलील है। दलील का मतलब होता है सबूत, और वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त के आदी होते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमती है। अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ निज़ाम कायनात अपने अंदर एक ख़ास तरतीब रखता है। सूरज का हर सुबह वक्त मुकर्ररा पर मशरिक़ से तलू होना और वक्त मुकर्ररा पर मगरिब में ग़ुरूब हो जाना नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। चाँद के घटने बढ़ने में भी एक तरतीब दिखाई देती है। यानी यह मज़ाहिर फ़ितरत हैं जिनमें हमें ये तरतीब नज़र आती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला के बनाए हुए हर काम में हमें ये तरतीब नज़र आती है। इसी तरह मौसमों का तगय्युर और तबद्दुल का मतलब होता है हालत की तब्दीली। वो भी हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। निज़ाम फितरत से इंसान को सबक मिलता है कि वो भी अपने हर काम में हुस्न तरतीब से काम ले। परिंदे, जानवर और हशरातुल अर्ज़ कहते हैं ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, ये भी नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखते हैं। दिन भर दाना दुनका चुगने के बाद जब परिंदे शाम को वापस अपने घोंसलों में जाते हैं तो वे ख़ास तरतीब से उड़ते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि परिंदे भी जो हैं वो एक ख़ास कतार में उड़ते हुए जाते हैं। शहद की मक्खियों की ज़िंदगी का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि इस नन्ही मखलूक की ज़िंदगी किस कदर मुनज़्ज़म और बाकायदा है। मुनज़्ज़म तरतीब में होना। चींटी अगरचे कमज़ोर मखलूक है, मगर कभी आपने उसे चलते देखा है? क्या मजाल जो कोई कितार की खिलाफ वर्जी करती नज़र आए। ऊँटों को सहरा में चलते देखिए, हर ऊँट सीधी कितार में दिखाई देगा। यानी आपको इन जानवरों की ज़िंदगी में भी हमें जो है वो तरतीब नज़र आती है। हमारा दीन भी हमें नज़्म व ज़ब्त का दर्स देता है। मुकर्ररा औक़ात में नमाज़ पंचगाना की अदायगी नज़्म व ज़ब्त की उम्दा मिसाल है। यानी हम लोग भी वक्त पर नमाज अदा करते हैं। एक इमाम की क़यादत में सबका एक साथ रुकू व सुजूद करना हुस्न तरतीब का आला नमूना पेश करता है। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े रखना, सहर से लेकर अफ्तार तक कुछ न खाना पीना, ये भी हमें नज़्म व ज़ब्त का पैगाम देता है। हज का फ़रीज़ा भी ख़ास अय्याम में अंजाम पाता है। अय्याम कहते हैं यौम की जमा को। मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों मुसलमानों का एक ही लिबास में होना हमें नज़्म व ज़ब्त का एहसास दिलाता है। यानी ये आप देखें, छोटी छोटी मिसालें हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें नज़्म व ज़ब्त की जो है उनका एहसास दिलाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़्म व ज़ब्त को बहुत अहमियत देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो सबसे पहले सफ़ें सीधी करवाते। आप सफ़े सीधी करवाते, आप फरमाते सफ़ें सीधी करो, सफ़ें टेढ़ी मत बनाओ, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा। यानी इतनी बड़ी मिसाल है जो हमें नज़्म व ज़ब्त की जो है वो मिसाल देती है। वो तालिब इल्म जिसकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की कार फरमाई होगी, यानी जो नज़्म व ज़ब्त पर अमल करेगा,
وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا. اس کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے اور واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے تو اس کو اس امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس کے برعکس ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نام کی کوئی شے نہیں ہوگی، جس کے جاگنے، کھیلنے، پڑھنے، گھر کا کام کرنے اور ٹی وی کے دیکھنے کے اوقات مقرر نہ ہوں، امتحان کے وقت وہ سخت پریشان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں اب نظر آتا ہے کہ یہ سب جو مثالیں ہیں یہ نظم و ضبط کی پابندی کرنے سے ہی سامنے آتی ہیں. یہاں ہم کھیل کے میدان کی بھی مثال پیش کر سکتے ہیں. وہ ٹیم جو بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے، جس کے کھلاڑی ٹیم کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب اور سرخرو رہتی ہے، سرخرو کامیابی حاصل کرتی ہے. اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم ٹیم کے مقدر میں شکست لکھ دی جاتی ہے. یعنی جن میں اگر کوئی قاعدہ، کوئی قانون کی پابندی نہیں ہوتی تو ناکامی ان کا مقدر ہو جاتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض اوقات بدنظمی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. ایسا کرنے والے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پر لوگ بس اسٹاپ یا ریلوے اسٹیشن پر کھڑے یا بس یا گاڑی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جو ہی بس یا ریل گاڑی آتی ہے، ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہر کوئی گاڑی میں سب سے پہلے سوار ہونا چاہتا ہے. بحث و تکرار ہوتی ہے، دھکم پیل ہوتی ہے. دھکم پیل ایک دوسرے کو دھکے دینا. اگر یہ لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے نظم و ضبط سے کام لے کر کتار بنا لیتے تو کتنی آسانی ہوتی. یہ ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں جن پہ اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی بہترین نمونہ پیش کر سکتی ہے نظم و ضبط کا. دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا. نظم و ضبط کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں بھی ملی. ہمارے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی بھی نظم و ترتیب کی بہترین مثال ہے. آپ نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و ضبط ہے. اس بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے. ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے. اگر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا رہنما بنا لیں، رہنما راستہ دکھانے والا، تو آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پا سکتے ہیں. وقار کہتے ہیں عزت و مقام کو. یاد رکھیے، اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا. یعنی ہمیں حکمرانی، عملداری جو ہے اس کو یقینی بنانا ہوگا. ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی. پاسداری لحاظ یعنی ہمیں قوانین کا احترام بھی کرنا ہوگا. ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا. یہی سب آج کے لیسن کا جو ہے وہ سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں نظم و ضبط لانا چاہیے. ٹھیک ہے، طالب علم کو بھی اپنی زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے. اب آپ کو یہ ہم نے پڑھ لیا ہے چیپٹر. آپ نے مشکل الفاظ کے معنی اس کے لکھنے ہیں اور جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، انڈر لائن کیا، آپ نے وہ بھی انڈر لائن کرنے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے. شکریہ.